नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक्सेल 2021 के बारे में देखेंगे। उसके अंदर होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक के बारे में देखने वाले। एक्सेल में दो तरीका का अलाइनमेंट है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये किस लिए दो तरीका का है? एक्सेल मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स की वजह से शीट बना हुआ रहता है, जहाँ पे आपको रो एंड कॉलम दर्ज होता है, वहाँ पे सेल क्रिएट होता है। एक एक सेल का अंदर आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसीलिए एक्सेल में वर्टिकल अलाइनमेंट भी है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है। उससे पहले हम एक्सेल की कुछ डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट्स के बारे में देखेंगे। इसमें किस लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट्स? वो अपने आप एक्सेल आप जो कंटेंट टाइप कर रहे हैं उस कंटेंट क्या है अपने आप आइडेंटिफाई करके अपने आप को कुछ अलग तरीका से डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्रिएट किया हुआ है। वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। टेक्स्ट कभी भी आपको लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, मतलब लेफ्ट मतलब किस चीज़ का? हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट अलाइनमेंट होगा और वर्टिकल में हर अलाइनमेंट आपको बॉटम में ही मिलेगा, वही डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है। ठीक है, ये जो वर्टिकल कभी भी आपको बॉटम और हॉरिजॉन्टल आपको डिफरेंट टाइप में मिलेगा। हर एक मतलब कंटेंट किस प्रकार का है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन आपको नंबर हम टाइप कर रहे हैं। नंबर ऑटोमेटिक राइट अलाइनमेंट में चला जाता है। क्यों? ये नंबर के लिए फिक्स किया हुआ है। उसके बाद डेट भी अपने आप आपको चला जाता है राइट अलाइनमेंट में। और एक्सेल में कुछ एरर्स है, एरर आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऑटोमेटिक सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा कोई एरर आपको टाइप कर रहा हूँ। जैसा मैं एरर स्मॉल लेटर में टाइप किया है, जैसा ही एंटर प्रेस करते ही वो ऑटोमेटिक कैपिटल में भी कन्वर्ट हो चुका है और सेंटर अलाइनमेंट भी डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वन ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स टेक्स्ट की तौर पे भी हम बोल सकते हैं, बट एक्सेल का अंदर ट्रू और फॉल्स इज वन ऑफ द फंक्शन। इसलिए ये जो ट्रू और फॉल्स अगर आप टेक्स्ट का तौर पे भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिक सेंटर अलाइनमेंट आएगा। ठीक है, सबसे हम पहले तो ट्रू लिखा हुआ था, अभी मैं फॉल्स लिखा है। फॉल्स भी मैं स्मॉल लेटर में लिखा था, बट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हुआ कैपिटल एंड सेंटर अलाइनमेंट पिक हो चुका है। फर्दर हम कुछ अलाइनमेंट के बारे में डिटेलली देखेंगे। अगर एक्सेल में कोई भी सेल, अगर एक सेल उठाएगा तो उस सेल में चार दिशा मिलेगा, मतलब एक लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम, चार दिशा मिलेगा। ये चारों दिशा में रख के ही आपको अलाइनमेंट हम सेट करना पड़ता है। ठीक है, और एक्सेल में मैं बोला था दो प्रकार का अलाइनमेंट है। कौन सी? एक वर्टिकल अलाइनमेंट, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट की पार्ट कौन सी? ये जो टॉप, मिडिल एंड बॉटम ये है, ये तीनों आपको वर्टिकल अलाइनमेंट है। और नीचे जो पार्ट है ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में कौन सी? लेफ्ट और सेंटर, उसके बाद राइट, ये तीनों हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। आप देख सकते हैं टॉप, मिडिल, बॉटम वर्टिकल अलाइनमेंट और लेफ्ट, सेंटर, राइट ये आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। ये जो तीन किस्म का अलाइनमेंट को मैच करते हुए हम 9 प्रकार का आप अलाइनमेंट एक्सेल में सेट कर सकते हैं। बट वो एक सेल में एक ही अलाइनमेंट सेट होगा, अलग अलग अलाइनमेंट सेट नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट, अगर एक शीट का अंदर आप मल्टीपल अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। एक सेल के लिए एक एक अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। जैसा आप एक एक लाइन के लिए अगर अलाइनमेंट सेट करना चाहेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एक्सेल, बट आप वर्ड में कर सकते हैं। हर एक लाइन के लिए हम एक एक अलाइनमेंट सेट कर सकते थे, बट एक्सेल में एक सेल के लिए एक अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए टॉप लेफ्ट अलाइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहले हम वर्टिकल में टॉप सेलेक्ट किया है, उसके बाद लेफ्ट सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद टॉप में सेंटर अलाइनमेंट है, उसके बाद
टॉप में राइट अलाइनमेंट है। इस तरीका से मिडिल और बॉटम आप चेक कर सकते हैं। मिडिल सेलेक्ट किया, आपकी वर्टिकल में मिडिल सेलेक्ट हुआ, लेफ्ट हुआ है, उसके बाद मिडिल सेंटर, उसके बाद मिडिल राइट। नेक्स्ट वन बॉटम, देख सकते हैं आप वर्टिकल में बॉटम सेलेक्ट हुआ है और लेफ्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल में सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद बॉटम सेंटर, उसके बाद बॉटम राइट। तब इस तरीका से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। बट जैसा आप बोलेंगे वर्ड में एक जस्टिफाई बोल के एक अलाइनमेंट मिलता था, बट एक्सेल में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट जस्टिफाई अलाइनमेंट भी एक्सेल में अवेलेबल है। वो किस जगह पे है हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबा होने का संभावना है, इसलिए मैं उसको इधर डिटेल नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। यहाँ पे ओनली क्विक एक्स मतलब जो एक्सेस क्विकली आपको दिख रहा है, जो आइकॉन्स का एक्सेस है, उसी के बारे में खाली हम बात कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको अलाइनमेंट टैब का अंदर मिलेगा, अलाइनमेंट जो डायलॉग बॉक्स है, अलाइनमेंट टैब है, फॉर्मेट सेल का अंदर जो अलाइनमेंट टैब है, उसके अंदर भी इसकी पूरा ये जो अलाइनमेंट ब्लॉक में जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो इसका अंदर मिलेगा। हम इससे पहले क्लास में भी देखे थे, जो फॉन्ट ब्लॉक में और जो लॉन्च बॉक्स को लॉन्चर बटन को क्लिक करने से आपको फॉर्मेट सेल में फॉन्ट का जो टैब खुला था उसका अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिला था। इस तरीका में यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। सब अभी हम ओनली यहाँ पे जो क्विकली जो आइकॉन्स दिया हुआ है, उस आइकॉन्स में क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट वन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है? आप ओरिएंटेशन का मीनिंग आपकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये ओरिएंटेशन क्या है? डायरेक्शन चेंज करने के लिए ही ओरिएंटेशन बोलते हैं। आप ये जो ओरिएंटेशन वर्ड एमएस वर्ड में कहाँ पे देखे होंगे? जब आप पेज सेटअप किया होगा उस जगह पे आपको ओरिएंटेशन बोल के एक जगह पे मिलता था। वहाँ पे अपने पेज को पोर्ट्रेटिव से लेकर लैंडस्केप या तो लैंडस्केप से पोर्ट्रेटिव चेंज करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है। वही पैटर्न यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे पेज को हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, टेक्स्ट की डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। टेक्स्ट की डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, इसके लिए हम ओरिएंटेशन इसकी बोलेंगे। अब यहाँ पे कहाँ पे है वो ऑप्शन ओरिएंटेशन की ऑप्शन? यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन, रोटेट युअर टेक्स्ट डायगनली और वर्टिकली, दिस इज ग्रेट वे टू लेबल नैरो कॉलम्स। किस लिए? जैसा नैरो कॉलम्स मीनिंग क्या है? आपको ये जो कॉलम की साइज किसी जगह पे आपको बड़ा नहीं कर सकता है, छोटा ही रखना पड़ेगा। उस जगह पे आप इस तरीका का टेक्स्ट को डायरेक्शन चेंज करके अपने जो प्रिंट एरिया को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कॉलम की विड्थ कम करके काम में ले सकता है, इसलिए बोलते हैं ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन। बहुत टेबल बना के प्रिंटिंग में अगर बहुत बड़े बड़े टेबल बन रहा है, वहाँ पे अगर आप टेक्स्ट को नॉर्मल मोड में रखेंगे तब आपकी जगह बहुत ज़रूरत पड़ता है। बट आपके अंदर जो कंटेंट है ओनली न्यूमेरिक्स होगा, बट ऊपर जो लेबल होगा वो बड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए उस लेबल को हम टेक्स्ट डायरेक्शन करके टेबल की जो विड्थ को या कॉलम की विड्थ को हम कम कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में सबसे पहले क्या है? एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, नेक्स्ट वन एंगल क्लॉकवाइज, ये दोनों को हम देखेंगे। अब जो क्लॉकवाइज बोलते हैं, एक्चुअल क्लॉक आपकी दाहिने तरफ घूमता है। अगर आपकी ये है घड़ी है, तब घड़ी कभी भी ऐसा राउंड में घूमता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और काउंटर क्लॉकवाइज कौन सी है? अगर आपके पास कांटा यहाँ पे, काउंटर क्लॉकवाइज क्या है? इसका ये राइट साइड में घूमने के बदले लेफ्ट साइड में जो घूमेगा उसको काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। तब वही पैटर्न यहाँ पे भी इन्होंने यूज किया हुआ है, जो मीनिंग के लिए है अलाइन काउंटर क्लॉकवाइज। अब फॉर एग्जाम्पल अलाइन काउंटर क्लॉकवाइज, अब मैं यहाँ पे पूरा टेक्स्ट ओरिएंटेशन को मैं हटा रहा हूँ, नॉर्मल में रख रहा हूँ। अभी आप देखिए सबसे पहले अलाइन काउंटर क्लॉकवाइज। अब जो टेक्स्ट अब सीधा ही रखा है, अगर नीचे की तरफ हम घुमाएंगे तब क्लॉकवाइज हो जाएगा, हम ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। अभी देखिए इसको हम जाके एंगल काउंटर क्लॉकवाइज,
45 डिग्री ऊपर की तरफ चला गया, मतलब जो क्लॉक के ऑपोजिट में चला गया, तब ये काउंटर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट वन क्लॉकवाइज, ये क्या है देखिए, एंगल क्लॉकवाइज, देख सकते हैं आप क्लॉकवाइज घूम चुका है। नेक्स्ट वन वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट की मीनिंग क्या है, अब जो अब कंटेंट टाइप की है, एक एक टेक्स्ट का नीचे और आएगा, मतलब पहले ऊपर एक टेक्स्ट, नीचे एक टेक्स्ट, थर्ड टेक्स्ट, फोर्थ टेक्स्ट, इस तरीका का। अब देखिए चेक करके, अब इस तरीका का अब आएगा। अगर आपकी जो कॉलम अगर छोटा बढ़ेगा, सॉरी रो की हाइट अगर छोटा बढ़ेगा, आप इस रो को डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, या तो आपकी कंटेंट के हिसाब से आप अपने रो की हाइट को ऊपर नीचे करना होगा। नेक्स्ट वन रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन। इसका मीनिंग क्या है, अगर रोटेट टेक्स्ट अप मतलब क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जो लिखते हैं वो रोटेट टेक्स्ट अप, और नेक्स्ट वन कौन सी, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जो लिखेंगे वो है रोटेट टेक्स्ट डाउन। ये सब आपको एक एक करने की आवश्यकता भी नहीं है, यहीं पे आपको पूरा आपको किस पैटर्न में ये टेक्स्ट चेंज होगा बोल के आपको एक आइडेंटिटी मार्क भी दिया हुआ है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज में आपकी टेक्स्ट कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज में टेक्स्ट कैसा रहेगा, वर्टिकल में कैसा रहेगा, रोटेट अप टेक्स्ट अप में कैसा रहेगा, और रोटेट टेक्स्ट डाउन में आपकी टेक्स्ट कैसा रहेगा। यहीं पे आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ, इससे ही आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। अगर इसको क्लिक करेंगे आपकी अलाइनमेंट की टैब ओपन हो जाएगा, उसके अंदर एडिशनल हमारा पास ओरिएंटेशन का ऑप्शंस है, इसको हम डीपली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट वन इंडेंट, मतलब इंडेंट मीनिंग क्या है, आप वर्ड में सुना होगा इंडेंट। इंडेंट क्या है, पेज में एक तो पहले मार्जिन फिक्स करते हैं, मार्जिन फिक्स करने के बाद पैराग्राफ टाइप करने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जब टाइप करेंगे उससे उस समय उस पहले वाला पैराग्राफ से जो नेक्स्ट पैराग्राफ अंदर की तरफ अगर टाइप करना चाहेंगे तो ये जो इंडेंट जो ऑप्शन है इसको यूज करते हैं वर्ड में। उसी तरीका पे यहाँ पे भी एक्सेल सेल का अंदर हर एक सेल के लिए, नॉट लाइन के लिए, ओनली सेल के लिए आप इंडेंट यूज कर सकते हैं। ये जो इंडेंट किस तरीका से यूज होगा, आप इंक्रीज इंडेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप किया हो, अब फॉर एग्जांपल के लिए एक पैराग्राफ भी हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ का साथ हमारा इंडेंट कैसा काम कर रहा है उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये हो गया आपकी इंक्रीज इंडेंट, ये जो लेफ्ट साइड वाला आपको डिक्रीज इंडेंट। अगर इंडेंट बढ़ा दिया है उसको डिसेबल भी करना है या कम भी करना है, आपको ऑप्शन चाहिए, डिक्रीज इंडेंट की ऑप्शन चाहिए, इसलिए दोनों दिया हुआ है। अब जैसा मैं इंक्रीज इंडेंट क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आपकी जो टेक्स्ट है, आपकी जो बॉर्डर से, लेफ्ट बॉर्डर से कितना आगे जा रहा है। नॉट ओनली फर्स्ट लाइन, इसमें जितने भी लाइन आएगा आपकी एक्सेल में इस सेल का अंदर, ओनली इस सेल का अंदर, वो पूरा ही इसी जगह से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेंट, क्योंकि आपकी बॉर्डर का साथ आपकी कंटेंट टच नहीं होगा। वर्ड में क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों एक ही साथ हम इंडेंट यूज कर सकते हैं, बट एक्सेल में कोई भी एक इंडेंट एट ए टाइम यूज कर सकता है, या तो लेफ्ट इंडेंट यूज कर सकता है या तो राइट इंडेंट यूज कर सकता है। बट लेफ्ट इंडेंट क्या है, इजीली आपको अप्लाई कर सकते हैं, बट राइट इंडेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट में। अब इंडेंट तो इंक्रीज कर दिया है, अभी मुझे डिक्रीज करना है, तब डिक्रीज बटन को आप क्लिक करेंगे तो इंडेंट डिक्रीज हो जाता है। अभी हम जो कॉपी किया हुआ पेस्ट मटेरियल को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं राइट अलाइनमेंट कर लेता हूँ और इंडेंट को डिक्रीज कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे हम पैराग्राफ में रखा, सॉरी एक लाइन किया हुआ है बट पैराग्राफ पेस्ट किया था, अब मैं पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब कन्वर्ट करने के बाद पैराग्राफ को लेके आ गया है। अभी ये कैसा लेके आना है मैं आगे बताऊंगा, ऑप्शंस है। अभी हम इंडेंट के बारे में अभी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए अब पैराग्राफ तो क्रिएट कर लिया, अभी ये हम
इंक्रीज इंडेंट करते समय ये पैराग्राफ क्या हो रहा है एक बार देखिए। अब जैसा मैं इंडेंट इंक्रीज कर रहा हूँ, जितने लाइन है इस सेल में वो पूरा लाइन एक साथ आपको मूव हो रहा। देखिए आपकी लेफ्ट बॉर्डर से लेके आपकी इतने जगह इंडेंट दे चुका है, ठीक है। ये पूरे सेल के लिए अप्लाई होता है, नॉट सिंगल लाइन के लिए अप्लाई होता है, पूरा सेल के लिए इंडेंट अप्लाई होता है। अब डिक्रीज करना है, अब इस तरीका से डिक्रीज कर सकते हैं। अभी ये तो आप लेफ्ट इंडेंट किया है, अभी जैसा हमको राइट में इंडेंट लेके आना है, जैसा लेफ्ट में हम बॉर्डर से छोड़ा था ऐसा राइट में छोड़ना है, तब हम क्या कर सकते हैं, अभी आप राइट साइड का इंडेंट अगर बढ़ाना है, जैसा लेफ्ट साइड में इंडेंट रखा था ऐसा ही राइट साइड में अगर इंडेंट रखना है, तब क्या करना है, पहले इंक्रीज इंडेंट करिए, उसके बाद राइट अलाइनमेंट क्लिक करिए, वो आपको राइट साइड में आपको इंडेंट क्रिएट हो जाएगा। अब क्या है, लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड, या तो राइट साइड करेंगे तो राइट साइड इंडेंट, ठीक है। बट दोनों इंडेंट एक साथ अप्लाई नहीं हो सकता है। अब राइट साइड का इंडेंट डिक्रीज करना है, अब देखिए कम करिए, कम भी करेंगे कब है, आप लेफ्ट इंडेंट मतलब लेफ्ट साइड में रख के कम करना है, उसके बाद आप अपने अलाइनमेंट को चेंज करिए और ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तब इंडेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हो गया होगा। ये सब बहुत ही ज़रूरी है आपकी एक्सेल में सेल या तो टेबल को मैनेज करने के लिए। आपकी अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, आपकी कंटेंट की कौन सी कंटेंट को किस तरीका का अलाइनमेंट में देने से आपकी प्रेजेंटेबल अच्छा होगा, वो सब आपको जानना जरूरी है। तब वो जानेंगे, अप्लाई कैसा करेंगे, अगर पूरा तरीका पता होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो भी सीखना है अच्छी तरीके से सीखना है। नेक्स्ट वन, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट किस काम के लिए, अगर एक्सेल सेल का अंदर कभी भी आप टाइप करेंगे वो सिंगल मोड पे ही मतलब सिंगल लाइन पे ही चलते रहेगा। अगर आपको मल्टीपल लाइन लेके आना है तब ये रैप टेक्स्ट आपको यूज होता है। आप देख सकते हैं, रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। मतलब अगर आप सिंगल लाइन में होगा, अगर मैं नेक्स्ट सेल में भी कुछ अगर टाइप कर दूंगा, आपकी जो पहला वाला सेल जो लेंथी था वो अपना डिस्प्ले को छुपा दिया, नेक्स्ट सेल में आपकी कंटेंट आ चुका है। जब तक आपकी नेक्स्ट सेल में कंटेंट नहीं आएगा तब तक आपकी पहले वाला सेल की जो लेंथी कंटेंट है वो शोएबल होता है। जैसा नेक्स्ट सेल में आपकी कंटेंट आ जाता है, आपको वो जो कंटेंट है वो डिसेबल मतलब शो डिस्प्ले बंद कर लेता है। तब इसको अगर हमको पूरा देखना है तब हम रैप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। अब जैसा मैं इस रैप टेक्स्ट को क्लिक करूंगा, हमारी जो सिंगल लाइन में था ये पूरा आपको एक ही सेल का अंदर आ जाता है। अगर आपकी सेल की रो की हाइट अगर कम पड़ रहा है, आप डबल क्लिक करके भी अपनी रो की हाइट सेट कर सकते हैं। अगर आपकी कंटेंट छोटा बढ़ रहा है, मतलब जो कॉलम की भी छोटा है, अगर कॉलम को भी डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या है, वो पूरे सेल की लेंथ में हो जाता है। बट कॉलम की लेंथ को हम डबल क्लिक करने से हमें फ़ायदा नहीं है। तब कॉलम को आप जितना चाहिए उतना एनलार्ज करेंगे, उसके हिसाब से आपकी लाइन जो रैप किया हुआ रैप टेक्स्ट जो किया हुआ सेल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तब रैप टेक्स्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो ऑटोमेटिक आपको मल्टीपल लाइंस क्रिएट हुआ है। अगर आपको मैनुअली अगर सेकेंड लाइन में अगर टाइप करना होगा, आपकी मैं फर्स्ट लाइन अगर टाइप कर दिया है, अभी मुझे सेकेंड लाइन जाना है। सेकेंड लाइन जाने के लिए एक्सेल में कीबोर्ड में अल्ट एंटर अगर प्रेस करेगा, आपको सेकेंड लाइन में अपना कर्सर चला जाता है। उसके बाद आप अपने टाइप कर सकते हैं इस तरीका से। बट ये क्या है, आपको नॉट ए कंटिन्यू लाइन, ये आपको सेपरेट लाइन हो जाता है। बट यहाँ पे जो रैप टेक्स्ट किया जाता है ये क्या है, आपको कंटिन्यू लाइन है, कंटिन्यू पैराग्राफ है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इसमें कंटिन्यू पैराग्राफ नहीं है, ये सेकेंड पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। तब रैप टेक्स्ट भी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, सेल मेर्ज। किस तरीका से हम सेल को मैच कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे जितने भी मतलब सेल मेर्ज कभी भी कितना होगा, सिंगल सेल तो कभी भी मेर्ज नहीं कर सकता है।
दो या उससे अधिक सेल अगर सेलेक्ट किया होगा तब आप अपने सेल को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए भी इसमें 3 ऑप्शंस दिया हुआ है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल्स। इतना ऑप्शंस दिया हुआ है। इसमें जब मर्ज करते समय आप अपने डेटा को बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है। कभी भी आप मर्ज कर, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, कंबाइंड एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स इन ए न्यू लार्जर सेल। दिस इज ग्रेट वे टू क्रिएट द लेबल दैट स्पैन्स मल्टीपल कॉलम्स। मतलब मल्टीपल कॉलम को अगर कोई भी हेडिंग देना होगा तब इस तरीका का मर्ज को यूज करके अपना हेडिंग बना सकते हैं। ये यूज इसका मतलब मर्ज सेल का यूज है। अब हम मर्ज करके देखेंगे। अभी सेलेक्ट किया है, मर्ज एंड सेंटर को क्लिक किया है। यहाँ पे एक वार्निंग बॉक्स दिख रहा है। इसमें क्या है, merging cells only keep the upper left value that and discards other value। मतलब जो भी आप मर्ज कर रहे हैं सेल को, उसमें अपर लेफ्ट सेल जो है उसका वैल्यू ओनली रहेगा, बाकी जो भी वैल्यू था वो पूरा आपको डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप सेल मर्ज करते समय अपने डेटा को पक्का ध्यान में रखना है, अगर जरूरी है या नहीं है वो डेटा मर्ज करते समय, ठीक है। जैसा मैं ओके कर दूंगा, आप देख सकते हैं इंडिया जो था वो डेटा इसमें अपर लेफ्ट सेल में था, वो खाली था, बाकी पूरा जो डेटा इरेज हो चुका है। यह है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर जो इंडिया की जो था वो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट में था, बट यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट में आ चुका है। इसलिए मर्ज होने के बाद आपकी अलाइनमेंट को सेंटर में लेके आ जाता है, इसलिए ये मर्ज एंड सेंटर की जो ऑप्शन यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा हम सेल सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मर्ज अक्रॉस। सेलेक्ट मर्ज सेलेक्टेड सेल्स इन द सेम रो इन वन लार्ज सेल। मतलब जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ सेल को मर्ज करके किसमें, एक ही रो में। अब यहाँ पे भी वही वार्निंग मैसेज है, जो अपर लेफ्ट सेल में जो वैल्यू है वही रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। जैसा ओके कर दिया है, यहाँ पे ओके हो चुका है, बट यहाँ पे हमने मर्ज अक्रॉस नहीं किया था, अब हमने मर्ज अक्रॉस करेंगे, ओके। बट यहाँ पे भी सेंटर ऑटोमेटिक अप्लाई हो रहा है, किस लिए, हमारी जो अलाइनमेंट था वो ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट में है, इसलिए पहले मैं आपको लेफ्ट अलाइनमेंट रख लेता हूँ, उसके बाद हम मर्ज अक्रॉस करके देखते हैं। जैसा मर्ज अक्रॉस करेंगे, देखिए जो अलाइनमेंट था वही अलाइनमेंट ऐसा ही मेंटेन होगा। ये सेंटर मतलब सेंटर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, हम इसको राइट अलाइनमेंट में रखते हैं। अभी हमने ओनली मर्ज सेल करेंगे, यहाँ पे भी वही है, जो अपर लेफ्ट सेल का जो डेटा वही रहेगा, बाकी डेटा डिलीट हो जाएगा। जैसा ओके करेंगे, देखिए राइट अलाइनमेंट। मर्ज सेल और मर्ज अक्रॉस ये दोनों तकरीबन एक ही काम करता है। आप अगर चाहिए तो एक बार दोबारा ट्राई करके अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लास्ट वन, इसमें क्या ऑप्शन है आपको, अनमर्ज्ड सेल। अनमर्ज्ड सेल मीनिंग क्या है, सॉरी अनमर्ज्ड सेल क्या है, आप जो ऑलरेडी मर्ज किया हुआ सेल को दोबारा सिंगल सेल में कन्वर्ट करना है, तब आपने जो मर्ज किया हुआ पार्ट को सेलेक्ट करके अनमर्ज सेल क्लिक कर देंगे, आपको नॉर्मल पोजीशन में मतलब सेल्स क्रिएट हो जाता है। बट इसमें आपकी जो डिलीट किया हुआ डेटा वापस आने का संभावना नहीं है। अब इसकी यूसेज क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीका से, अगर वो एक टेबल है आपके पास, उस टेबल में कॉलम्स क्रिएट किया था, बट ये टेबल क्या है उसके लिए कुछ हेडिंग बनाना था, तब ये कॉलम को पूरा मैच करके हमने एक हेडिंग बना लिया। इस तरीका से आप मर्ज सेल को यूज करते हुए अपने टेबल में प्रेजेंटेबल मैनर को बढ़ा सकते हैं। और मर्ज करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले सिंगल सेल तो मर्ज नहीं होगा, मल्टीपल सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो नॉट ओनली रो या नॉट ओनली कॉलम, आप किसी भी तरीका से कंटिन्यू सिलेक्शन रख सकते हैं, आपको पूरा मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट वन, आपको मल्टीपल सिलेक्शंस में भी आप अपने मर्ज सेल को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मल्टीपल सिलेक्शन हो गया, और यहाँ पे भी एक मल्टीपल सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे भी एक मल्टीपल सिलेक्शन हो गया। अब मैं मर्ज सेल जैसा कर दूंगा, देखिए तीनों जगह पे अपने आप मर्ज हो चुका है सब कुछ।
इस तरीका का मल्टीपल सिलेक्शन में भी अपना मर्ज सेल काम करता है। तब यहाँ तक आपको जो अलाइनमेंट के अंदर जो अलाइनमेंट ब्लॉक में जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में हम डिटेलली देख चुके हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये लॉन्चर में आपको फॉर्मेट सेल का अंदर अलाइनमेंट टैब में और भी कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा है, वो क्या क्या चीज़ है हम देखेंगे। इसमें खास करके आपको जो अलाइनमेंट में एक दो एक्स्ट्रा है, कौन सी है, जस्टिफाई है और फिल है। इस तरीक़ा से आपको वर्टिकल में भी है, जस्टिफाई, ये सब है। ठीक है, और यहाँ पे ओरिएंटेशन में भी कुछ एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे स्ट्रिंग टू फिट एक ऑप्शन है, वो भी कुछ एक्स्ट्रा है, और राइट टू लेफ्ट और टेक्स्ट डायरेक्शन ये भी कुछ है। ये थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में डीपली देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, किसी किसी को बोर भी लग सकता है, इसलिए यहाँ तक अपने जो अलाइनमेंट पार्ट को खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।